हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में एंड बिल्कुल फ्री। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो है सारी प्रिपरेशन अच्छी से हो, आपकी स्टडीज़ अच्छे से हो, उसका मैग्नेट ब्रेन्स बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है और इसीलिए अब मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। इफ़ अगर आप लोग इन बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको जो है क्लिक करना है, एक फॉर्म फिल करना है और उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद में हमारी टीम जो है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में बनाई गई है। साथ ही साथ ये जो बुक्स है ये वेरियस जो है डिविजन्स में डिवाइड की गई है। लाइक आपके सैम्पल पेपर्स की अलग बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग बुक्स हो गई, आपके जो कोर्स वर्क है उसकी अलग बुक हो गई। तो अकॉर्डिंगली आपको जिस भी पर्टिकुलर बुक की रिक्वायरमेंट होगी आप उस बुक को ले सकेंगे। तो इफ अगर आप लोग इन पर्टिकुलर बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद में वो हमारा हेडेक है, हमारी जो टीम है वो आपसे बहुत ही जल्द कनेक्ट कर लेगी। ऑल राइट, इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसका जो एक कंसेप्चुअल वीडियो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वन शॉट रिविजन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इफ अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए और अपना जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर आउट कर लीजिए, ताकि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ में स्टार्ट करें अपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज जो कि मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, दैट इज जैसे जैसे हमारे पास में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को देखें, इनका आंसर करें मेरे आंसर करने से पहले। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि मैं जल्दी आंसर बता रही हूँ और अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मैडम अब आंसर बताने वाली है और तब तक अगर आपने आंसर नहीं बताया है तो आप इस वीडियो को पॉज कर अपना आंसर नोट डाउन कर लें एंड देन उसके बाद में मैं जो आंसर बताऊंगी उसके साथ में क्या करेंगे, आप इसे रीचेक करेंगे। इससे क्या होने वाला है, इससे जो है आप अपने आप का जो है प्रॉपर एग्जामिन कर सकते हो आप अपने आप को, ठीक है, कि आप कितने पानी में हो। ऑलराइट, अगर बिल्कुल शुद्ध लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो आप कितने पानी में हो ये आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा कि मेरे आंसर के पहले आप खुद आंसर जो है इसका ज़रूर बताएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, कंजम्पशन चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम, इट इज ट्रू फॉल्स, कांट से इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ में सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है और अगर इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होता है। क्या ये चीज़ ट्रू है या ये फॉल्स है, या हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस पर कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, ये हमें बताना है इन ऑप्शन में से। नाउ इफ अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और अगर आप आपका नॉर्मल सा लॉजिक यूज कर सकते हो तो आप बिल्कुल बोलोगे दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये एक नॉर्मल जो है साइकोलॉजी है और ये चीज हम लोग खुद भी जो है अपने खुद के ऊपर भी देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगता है। दैट क्लियरली मीन्स कि आपका जो कंजम्पशन है, आपकी जो स्पेंडिंग है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। और अगर इनकम कम हो जाए तो वहीं हमारे कंजम्पशन भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, जो कंजम्पशन फंक्शन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम एंड सेविंग के बीच में, प्राइस एंड कंजम्पशन के बीच में, इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में, इनकम कंजम्पशन और सेविंग के बीच में। तो अगर हम देखें तो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ वाई, राइट। हम यही लिखते हैं कंजम्पशन फंक्शन को, दैट इज सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन सी, दैट इज इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड बाय, जो इक्विलिब्रियम इनकम है इसका लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शंस आर एडी एंड नेशनल इनकम, एडी एंड इन्वेस्टमेंट, एडी एंड कंजम्पशन, एडी एंड सेविंग। हम लोग इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विलिब्रियम की हमारी क्या कंडीशंस है स्टूडेंट्स, या तो आपका एडी जो है वो एएस के इक्वल हो जाए, या फिर जो सी है वो किसके इक्वल हो जाए, आई के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो एडी इज इक्वल्स टू एएस, और वी कैन से वाई, बिकॉज एएस और नेशनल इनकम को हम क्या हमने क्या देखा है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एडी एंड नेशनल इनकम जो है वो क्या करने वाला है, आपका लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो डिटरमाइन करने वाले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज एडी एंड नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, MPC being equal to 0.5, what will be the increase in consumption if income increases by ₹100, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, MPC क्या है, MPC जो है वो 0.5 है। तो अब आपको बताना है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना होगा अगर इंक्रीज इन इनकम इज ₹100। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, राइट। तो अब MPC क्या गिवन है हमारे पास में, वैल्यू 0.5 गिवन है, चेंज इन कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करना है, चेंज इन इनकम इज गिवन बाय 100। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा। बहुत ही इजी है, 0.5 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 50। तो आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ₹50। दैट इज योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आ जाए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज APC इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, APC किसके इक्वल होता है, APC की वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है, Y डिवाइडेड बाय C, change in Y divided by change in C, C divided by Y and change in C divided by change in Y। APC that is average propensity to consume को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम से, दैट इज C डिवाइडेड बाय Y करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन सी, दैट इज C डिवाइडेड बाय Y, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है। MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, 1 माइनस MPS इज इक्वल्स टू MPC एंड ऑल ऑफ दीज। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो, वी नो कि MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन तो सही है। अब अगर ए ऑप्शन सही है तो आप देखोगे कि बी और सी भी सही है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करोगे और अगर आप बोलो कि मुझे MPS की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस MPC करके, और अगर आपको MPC की वैल्यू निकालनी है तो आप 1 माइनस MPS करके जो है वैल्यू निकाल सकते हो। दैट मीन्स कि ये तीनों ही जो हमारे ऑप्शन है ये क्या है, ये करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इफ MPS इज 0.6 व्हाट विल बी चेंज इन S when income increases by ₹100, ठीक है। MPS आपके पास में 0.6 दिया है, चेंज इन S आपको फाइंड आउट करना है, और चेंज इन इनकम आपको दिया है कितना, ₹100 का, ठीक है। इनकम इंक्रीजेस बाय मतलब कि इतने से चेंज हो रही है। तो अब जैसे हम लोगों ने अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में चेंज इन C निकाला था, वैसे ही अब चेंज इन S निकाल लेंगे। दैट इज MPS इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। तो MPS की वैल्यू क्या होती है, 0.6 होता है, चेंज इन सेविंग को हम एज इट इज लिख देंगे, और आपकी चेंज इन इनकम कितनी है, 100 है। तो आप 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, दैट विल गिव यू चेंज इन सेविंग, जो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ₹60 की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, ₹60, ठीक है। आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाओ,
Since AS is equals to C plus S and AD is equals to C plus I, the equilibrium will be established where C plus S is equals to C plus I, or where options are S is equals to I, S is more than I, S is less than I and D is all of the above. अब आपको बोला गया है कि हमें पता है कि AS क्या होता है, C plus S होता है, AD क्या होता है, C plus I होता है. The equilibrium will be established where C plus S is equals to C plus I हो जाए, या फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर आपका S is equals to I हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट. तो दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. अगर S is more than I या फिर S is less than I वाली कंडीशन है तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं किया जाता है. तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज S is equals to I. ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ. If MPC is 40%, MPS will be, अगर MPC 40% है तो MPS कितना होगा. अब देखो, we know कि MPC प्लस MPS कितना होता है, 1 के इक्वल होता है. अब अगर मैं इसे परसेंट के बेसिस पर ले रही हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं इसे 100 मान लूँ. दिस बिकम्स 40 प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू 100. बिकॉज यहाँ पर परसेंट है इसलिए हमने इसे 100 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि जो है ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. तो ये 100 में कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 60. 60 क्या, 60%. ठीक है, ये सिर्फ हमने जो है इसे 100 में कन्वर्ट किया है हमारी कन्वीनियंस के लिए. तो आगे परसेंट आप लोगों को ध्यान रखना है. तो 60% जो है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगी आपकी MPS की वैल्यू. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 60%, दैट इज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. According to Keynes equality, that is equilibrium between AD and AS can take place in a situation. Keynes के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन AD एंड AS, वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है देखने को हमें मिल सकता है. ऑप्शंस आर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, बी है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, सी है आपका बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डी इज ऑल ऑफ दीज. तो कीनीजियंस थ्योरी के हिसाब से हमने 3 लेवल पर जो है इक्विलिब्रियम जो है उसके पढ़ा है. दैट इज, एक तो होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक होता है आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और एक होता है आपका अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट. सो दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू कीन्स अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों ही लेवल पर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये हो जाएगा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट. और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन, राइट. सो ऑल ऑफ दीज जो है ये क्या होगा, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. Equilibrium level of income, output and employment is viewed from which of the following approaches. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो इनमें से किन अप्रोचेस में हमें देखने को मिलता है. AS is equals to AD अप्रोच, SNI अप्रोच, बोथ A and B. तो अगर देखा जाए तो इन दोनों ही अप्रोचेस से हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ A and B. ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इफ MPC is equals to 0.9 then value of multiplier will be. अगर MPC की वैल्यू हमारे पास में 0.9 गिवन है तो जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या होगी. अब मल्टीप्लायर और MPC क्या हमारा रिलेशन है, मल्टीप्लायर दैट इज K is equals to 1 divided by 1 minus MPC होता है. ठीक है, दैट मीन्स 1 divided by 1 minus 0.9, so this will give you 1 divided by 0.1. ठीक है, ये आ गया, यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूं, ये हो जाएगा 10. तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू K. तो अल्टीमेटली जो K है दैट इज जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 10. तो ऑप्शन सी जो है ये क्या होगा, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 10. ऑल राइट, थोड़ा सा फाइंड आउट करके देखते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ माइंड में करना है, फाइंड आउट करो ताकि चीजें जो है आप लोगों के लिए इजी रहे. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
If MPS is equals to 1/4, the value of multiplier will be, अगर MPS की वैल्यू 1/4 है तो जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो कितनी होगी? MPS की वैल्यू 1/4, इसे अगर मैं प्रॉपर अगर हम डेसिमल्स में फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, दैट विल गिव यू 0.25, ठीक है। अगर 1/4 है तो अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो वो हमारे पास में 0.25 आ जाएगी। अब MPS is 0.25, तो अब है K फाइंड आउट करना है। K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल्स टू 1 बाय MPS होता है, ठीक है। तो अब 1 डिवाइडेड बाय जब हम 0.25 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 4। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, K की वैल्यू आएगी आपकी 4। ऑल राइट, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड एज, मल्टीप्लायर को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय MPC, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस MPC एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस MPS। तो मल्टीप्लायर को हम एस्टिमेट करते हैं किस वे से, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC या फिर 1 डिवाइडेड बाय MPS करके, ठीक है। तो इसमें से या फिर ये वाला पर्टिकुलर, इन दोनों में से कौन सा हमारे पास में ऑप्शन में गिवन है, सो दैट इज दिस वन, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, जो डेफिशिएंट डिमांड है वो किस चीज में लीड करती है, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है दैट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप, राइट। ये चीज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है कि जब एक्सेस डिमांड होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है, और जब डेफिशिएंट डिमांड होता है तो उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप जो है ये ऑकर होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू, जो डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड है ये करेक्ट किए जा सकते हैं कैसे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, राइट। जो गवर्नमेंट वेरियस स्टेप्स लेती है वो आपके फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे जब चीजों को ठीक किया जाता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सेस या डिफिशिएंट डिमांड है तो उसे हम किस पर्टिकुलर पॉलिसी से क्योर कर सकते हैं, जो है करेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही जो चीजें हैं उससे आपकी एक्सेस या डिफिशिएंट डिमांड जो है वो करेक्ट की जा सकती है। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों ही क्या है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉल इन एडी, इनमें से क्या है जो कि एडी में जो है फॉल नहीं लाता है, दैट इज इनमें से क्या है जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम नहीं होगी। ऑप्शंस देखें, अगर फर्स्ट वाला फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फॉल हुआ है, पहले मान लो ये 100 यूनिट्स को डिमांड कर रहे थे, अब जो है ये सिर्फ 50 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से एडी फॉल होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, बिल्कुल होगी। एग्रीगेट डिमांड क्या होने वाली है, फॉल होने वाली है फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ये जो 50 यूनिट्स का जो शॉर्टेज है ये आपका क्या बता रहा है, दैट योर एडी विल फॉल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला जो है दिस विल लीड टू फॉल इन एडी, हमें क्या बताना है, डज नॉट लीड बताना है, तो अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉल हो गए, दैट मीन्स आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी अब्रॉड में जो डिमांड है ये कम हो गई है। अब अगर अब्रॉड में डिमांड कम हुई है तो अल्टीमेटली आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हुई है, वो कम हुई है। सो दैट मीन्स कि फॉल इन एक्सपोर्ट जो है दैट ऑल्सो लीड्स टू फॉल इन एडी, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फॉल इन इम्पोर्ट, फॉल इन इम्पोर्ट क्या है कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हुई है, तो अगर फॉरेन गुड्स की डिमांड कम हुई है तो वो हमारे एग्रीगेट डिमांड को कम नहीं करेंगे, राइट। वो तो फॉरेन गुड्स की डिमांड कम हुई है उससे हमारा एडी कम नहीं होगा। सो दैट मीन्स फॉल इन इम्पोर्ट जो है दैट डज नॉट लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा।
अब डी को अगर हम लोग देखें तो फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर फॉल है तो अल्टीमेटली हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें क्या है, उसमें फॉल होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी भी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, दैट इज फॉल इन इंपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Which of the following indicates AD in an open economy? इनमें से क्या है जो कि आपकी एग्रीगेट डिमांड को इंडिकेट कर रहा है, किसमें, ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वी हैव अ फॉरेन सेक्टर ऑल्सो, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो ओपन इकोनॉमी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर जो फॉरेन सेक्टर है उसका आना बहुत ही ज्यादा क्या है, कंपल्सन है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनमें से ओपन इकोनॉमी में एडी कौन शो कर रहा है। ऑप्शंस आर प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बी है आपका हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और डी ऑप्शन है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो देखो सिर्फ डी ऑप्शन है जो कि हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाएं। इफ द इनकम इज ₹400 crores एंड कंजम्पशन इज 250 crores, व्हाट विल बी द एपीसी। ठीक है, अगर इनकम कितनी आपकी 400 करोड़ है और अगर कंजम्पशन 250 करोड़ है तो आपकी जो एपीसी है वो कितनी होगी। एपीसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करते हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें करना है 250 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 0 को कैंसिल आउट कर दो, पहले इसे क्या कर दो, पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज 5 5s are 25 एंड 5 8s are what 40। अब 5 डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो आपके पास में जो है एपीसी की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 0.62। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। अब देखो अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो ये है आपका 0.67, दिस इज 0.62, दिस इज 0.60। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ जो है एक एक डिजिट का डिवाइड कर दूं तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स तक डिवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन है जिसमें आपके पास में 0.6 आ जाएगा अगर आप सिर्फ एक डिजिट को डिवाइड करोगे तो। ठीक है, इसलिए आपको जो है 2 डिजिट्स तक जाना पड़ेगा और फिर जो आपका करेक्ट आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा, दैट इज 0.62। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो नहीं करनी है क्योंकि ऑप्शंस आप भी देख सकते हो बहुत ही पास के ऑप्शंस हैं, तो बिल्कुल भी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना और प्रॉपर्ली जो है इन्हें डिवाइड करना रहेगा। अगर ये ऑप्शंस थोड़े दूर के होते कि 0.62 एक दे दिया आपको 0.82, एक दे दिया आपको 0.72, तो इतनी जो है प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बट बिकॉज ये बहुत ही पास के जो है हमारे पास में ऑप्शंस है, बहुत ही पास के नंबर्स गिवन है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए प्रॉपरली आपको जो है बहुत ही ध्यान से सारे जो कैलकुलेशन वगैरह ये करने हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी, दैट इज 0.62। नेक्स्ट पर आ जाओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव अ वैल्यू मोर देन 1, इनमें से क्या है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। ऑप्शंस आर एमपीसी, एपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। अब अगर हम बात करें तो ये जो ए और डी ऑप्शन है, मार्जिनल वालों की बात करें तो ये कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकते, ये लेस देन 0 और मोर देन 1 कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, या तो आप सारी इनकम को अगर आप कंज्यूम कर लोगे तो आपके पास में ये 1 आ जाएगा, या तो आप सारी इनकम को सेव कर लोगे तो ये 1 आ जाएगा, और जब एक 1 है तो अल्टीमेटली दूसरा जो है वो 0 आएगा। तो ये कभी भी जो है 0 और 1 के अपार्ट नहीं जाते हैं आपके मार्जिनल वाले जो वेरिएबल्स हैं। उसके बाद में बचा क्या हमारे पास में, एपीसी और एपीएस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी नो कि जब हमारी इनकम 0 होती है तब कुछ ना कुछ जो है कंजम्पशन किया जाता है, तो वो जो कंजम्पशन हम करते हैं वो क्या होगा, वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के थ्रू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो मोर देन 1 जा सकता है
कब, कौन से कंडीशन में, व्हेन योर कंजम्पशन इज मोर देन योर इनकम। लेकिन आप कभी भी जो है आपकी इनकम से ज्यादा सेव नहीं करते हो, ठीक है, और ना ही आप कर सकते हो। अगर मेरी इनकम 500 है तो मैं सेविंग्स मैक्स टू मैक्स 500 की कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज हमारे पास में इनकम ही नहीं, तो हम सेव कैसे करेंगे। लेकिन जब बात आती है कंजम्पशन की, तो मेरे पास में 500 रुपीज है, लेकिन मैं 600 का कंजम्पशन कर सकती हूँ। ये जो 100 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है, ये मैंने अपनी पास्ट सेविंग से यूज किया होगा। तो आपकी जो कंजम्पशन है वो आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है, और जब इनकम से ज्यादा आपकी कंजम्पशन होती है तो तभी हम बोल रहे हैं कि जो आपका एपीसी है वो मोर देन 1 जा सकता है। लेकिन एपीएस जो है वो कभी भी मोर देन 1 नहीं जा सकता, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी मोर देन योर इनकम, ठीक है। तो इसमें से क्या है जिसकी वैल्यू जो है मोर देन 1 हो सकती है, दैट वुड बी एपीसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं आई गेस आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बहुत ही शॉर्ट में मैं आप लोगों को जो है समराइज्ड वे में बता देती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस असर्शन को पढ़ना है या आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंगली आपको रीजन को भी देखना है, उसे सिर्फ पढ़ना है और उसमें बताना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अब ये हो सकता है कि ये दोनों ट्रू आ जाए, ठीक है। अगर ये दोनों ही ट्रू आ जाते हैं आपके, तो फिर नेक्स्ट चीज आपको ये देखनी है कि क्या ये जो रीजन है ये इस असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये जो रीजन है ये इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन है क्या। अगर सही एक्सप्लेनेशन है तो इन दैट केस आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि क्या लिखा है हमारे पास में, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। लेकिन there can be chances, और ये बात बिल्कुल जो है ऑब्वियस है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो रीजन है ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन ये जो रीजन है ये इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब उसके अलावा ये हो सकता है कि आपका असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है, तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही फॉल्स हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। दोनों में से एटलीस्ट एक तो ट्रू होगा ही होगा। तो ये इस कुछ वे से जो है हम असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हर एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस है आपके पास में ये ऐसे ही एज इट इज आपको मिलेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसे। असर्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंजम्पशन है वो किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। दैट इज सी इज इक्वल्स टू वाई वाली जो कंडीशन है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स जो सेविंग्स है वो क्या होती है, सेविंग्स आपके जीरो होती है, और जब सेविंग जीरो होती है तो हम यही बोलते हैं कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। और सेविंग जीरो है मतलब कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है, तो आपका जो असर्शन है वो क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। रीजन पढ़े क्या किया है, APC falls continuously with an increase in income as the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing, ठीक है। APC जो है that is average propensity to consume जो है वो continuously fall होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, क्योंकि जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम हम लोग स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पर वो धीरे धीरे कर कर क्या होती जाती है, वो धीरे धीरे कर कर कम होती जाती है। क्या ये बात सही है? क्या एपीसी में हमने ये देखा है? बिल्कुल देखा है कि एपीसी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है एपीसी कम होता है, जो कि आपको ये शो करता है कि आप प्रोपोर्शनेटली जो है कम मनी स्पेंड कर रहे हो कंजम्पशन के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे डिमांड्स, हमारी वांट्स फुलफिल हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि अब जो है हम मनी को सेव करें और स्पेंड कम करें, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। अब दोनों ट्रू आ गए तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि क्या ये रीजन इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो आपका असर्शन किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, रीजन किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम
बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर से एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स भी बढ़ती है और अगर इनकम कम होती है तो सेविंग्स कम होती है। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन क्या है? ट्रू है। रीजन देखें, सेविंग्स आर पॉजिटिव इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम जीरो है तब भी हमारी सेविंग पॉजिटिव रहती है। इज इट ट्रू? नो, नॉट एट ऑल। अगर आपकी नेशनल इनकम जीरो होती है स्टूडेंट्स, तो हम जो कंजम्पशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो हम अपनी पास सेविंग से करते हैं। तो एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव नहीं होती है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि इसका जो ग्राफ बनता है आपके सेविंग्स का, वो कैसा बनता है या वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये शो करते हुए कि जब आपकी इनकम जीरो है, ठीक है, ये यहाँ से आपका इनकम रहता है, तो जब आपकी इनकम जीरो है तब आपकी सेविंग नेगेटिव रहेगी। तो ये चीज क्या शो कर रहा है कि यार जीरो लेवल ऑफ इनकम आपकी जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव नहीं होती, वो नेगेटिव होती है। तो आपका रीजन क्या है? फॉल्स है। तो अब हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, जिसमें ये लिखा है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स? तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MPS वेरीज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। जो MPS है वो वेरी करता है जीरो और इन्फिनिटी के बीच में। अब यहाँ पर कौन सा टर्म पर हमें ध्यान देना है? इन्फिनिटी पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि MPS और MPC जीरो से लेकर 1 के बीच में क्या करते हैं? वेरी करते हैं, राइट। या तो वो जीरो रहेंगे या 1 रहेंगे, या इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इन दोनों के जो है अपार्ट नहीं जा सकता आपका MPC और MPS। तो MPS में आपको क्या दिया है? जीरो एंड इन्फिनिटी। तो ये चीज क्या है? ये चीज आपकी गलत है। यहाँ पर क्या होना था? 1 होना था। तो आपका असर्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका असर्शन फॉल्स हो गया है। और अगर असर्शन फॉल्स है तो दैट क्लियरली मीन्स कि आपका रीजन ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं रीजन ट्रू है या नहीं है। रीजन में दिया है इंक्रीमेंटल इनकम इज ईदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, जो इंक्रीमेंटल इनकम है दैट मीन्स जो हमारी इंक्रीज्ड इनकम है वो या तो हम कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं या फिर उसे सेव करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आपकी इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या फिर आप उसे सेव करोगे। तो आपका जो रीजन है वो क्या है? वो आपका ट्रू है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज योर ऑप्शन डी would be the correct option, that is assertion is false but reason is true. All right, I guess question clear. next question पर आ जाओ। असर्शन देखते हैं फिर से। असर्शन रीजन बेस्ड है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू किनीजियंस थ्योरी इक्विलिब्रियम लेवल इज ऑलवेज अचीव्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या बोला गया कि किनीजियन थ्योरी के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अचीव किया जाता है। इज दिस ट्रू? नॉट एट ऑल। किनीजियंस थ्योरी के हिसाब से तो हम 3 लेवल्स पर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। और ये बोल रहा है आपका असर्शन कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमेशा जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही अचीव होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये आपका फॉल्स असर्शन गिवन है। ठीक है, तो असर्शन क्या हो गया? आपका फॉल्स हो गया। अब रीजन जो है इस हिसाब से ट्रू आना ही चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं वो ट्रू है या नहीं है। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है उस पर कोई भी काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि वो सारे लोग जो कि वर्क करना चाहते हैं उन्हें वर्क मिल रहा है। दैट मीन्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में। तो आपका रीजन ट्रू है, आपका असर्शन फॉल्स है। तो उस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फिर से असर्शन रीजन है, देख लेते हैं। असर्शन में गिवन है एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और रीजन है एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, एक्सेस डिमांड की वजह से कोई भी जो है आपके लेवल ऑफ आउटपुट में इंक्रीज नहीं होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑलरेडी वर्क कर रही होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है, इट मीन्स कि वो उसके जितने भी आउटपुट वगैरह है वो सारे क्या चल रहे हैं, फुल चल रहे हैं। ठीक है, जितना कैपेसिटी है इकोनॉमी के पास में उतना प्रोडक्शन हो रहा है। अब बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड जो आउटपुट है वो और नहीं बढ़ाया जा सकता, बिकॉज हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क करती है। सो दैट मीन्स कि ये चीज क्या है, ये आपकी ट्रू है कि एक्सेस डिमांड की वजह से जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होता है। ऑल्सो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या आता है, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो अराइज होता है, राइट। बिकॉज डिमांड एक्सेस हो जाती है आपके सप्लाई से, तो फिर जो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस है वो अराइज होती हैं, और जो प्राइजेस है वो राइज होने लगते हैं, तो उसी की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है। तो आपका रीजन भी क्या है, आपका रीजन भी ट्रू है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों जो है लेवल ऑफ आउटपुट क्यों चेंज नहीं होता है, इसका कोई रीजन नहीं दिया हुआ है हमारे पास में इस वाली स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब कि आपका असर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये क्या रहेगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, एडी कर्व इज जो एडी कर्व है वो कैसा कर्व है। ऑप्शंस आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, सी नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, डी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एडी का कर्व हमारा कैसा बनता है स्टूडेंट्स, ये वाला कर्व बनता है, राइट। क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसी है क्या, नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए गलत। बी है आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, इज इट अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, यस ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। नेगेटिव स्लोप्ड कर्व, नेगेटिव स्लोप्ड कर्व कौन सा होता है, ये वाला, तो ये भी आपका क्या है, गलत ऑप्शन रहेगा। एंड डी है आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ऐसी वाली लाइन, तो ये भी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन बी, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है, एडी कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, टेक द रॉन्ग ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ते हैं और इसमें से बताते हैं कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, आपको रॉन्ग जो भी ऑप्शन गिवन है उससे आपको क्या करना है, उसे आपको चूज करना है। ऑल राइट, ऑप्शन ए एपीसी कैन बी मोर देन 1, बी एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, C APC rises with increase in income and D APC can be less than 1। ठीक है, आपको क्या बताना है, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, दैट इज APC कैन बी मोर देन 1, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से तो APC जो है वो मोर देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग ऑप्शन देखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखें, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, क्या वो 1 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाए तो एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देख लो। अब इसके बाद में एपीसी कैन बी लेस देन 1, एपीसी 1 से लेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आपकी कंजम्पशन जो है वो अगर इनकम से कम है तो लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी पॉसिबल है। इस पर आते हैं, एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी का जो पूरा हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी कम होता है। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली हमारा कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होता है विद सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इनकम। तो एपीसी जो है वो फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम, राइज नहीं होता है। तो इसके हिसाब से ये वाला जो है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो इट मीन्स कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी। ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन की जगह पर इट शुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होता कि इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्रीगेट डिमांड एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल।
एग्रीगेट सप्लाई, आई एम सो सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है? नेशनल इनकम के, राइट। नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल ही होते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यार ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल इनकम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एडी कर्व स्टार्ट्स, एडी कर्व कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट बिलो द ओरिजिन, पॉइंट अबव द ओरिजिन एंड नन ऑफ दीज। तो जो एडी कर्व है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपका कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, दैट मीन्स हमेशा जो है आपके ओरिजिन से ऊपर ही स्टार्ट होता है, कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा और कभी भी बियॉन्ड द ओरिजिन नहीं जाता, वो हमेशा ओरिजिन के अबव से ही स्टार्ट होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज पॉइंट अबव द ओरिजिन, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश रिफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक्चुअल सेविंग हम किसे कहेंगे? एक्सएंड सेविंग, एपीएस, एमपीएस एंड एक्सपोस्ट सेविंग। अब ये दोनों तो आप क्लियरली बोल दोगे नहीं है आंसर। बात आती है एक्सएंड एंड एक्सपोस्ट की, तो एक्स एंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? दीज आर एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स, ठीक है। जो आपके एक्स एंड होते हैं दे आर दी एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स, और जो एक्सपोज्ड होते हैं दे आर दी एक्चुअल वेरिएबल्स। तो अब आपसे बोला गया है कि एक्चुअल सेविंग्स जो है इकोनॉमी की, उसे हम क्या कहेंगे? तो एक्चुअल सेविंग्स कौन सी होगी आपकी? एक्सपोज्ड सेविंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज एक्सपोज्ड सेविंग्स, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following can have a negative value? इनमें से क्या है जिसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एपीएस। अब देखो ये जो सी वाले हैं, दैट इज जो कंजम्पशन वाला है, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। रीजन बीइंग कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन, तो कंजम्पशन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो बिल्कुल हम क्लियरली बोल देंगे कि ए और बी तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बात आती है सी और डी पे। अब आ जाओ सी पर, दैट इज एमपीएस। एमपीएस दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या फाइंड आउट करती है कि एडिशनल सेविंग का कितना पार्ट जो है आप सेव कर रहे हो, तो सॉरी एडिशनल इनकम का कितना पार्ट है जो कि आप सेव कर रहे हो, ठीक है। तो एडिशनल इनकम का कोई भी पार्ट सेव करना, इट मीन्स कि या तो आप पूरा सेव करोगे, या आप पूरा जो है कंज्यूम कर रहे हो, या जो है कुछ कंज्यूम कुछ सेव कर रहे हो। यहाँ पर नेगेटिव जाने वाला कोई चीज नहीं है, ठीक है। अगर कम से कम कुछ हमारी सेविंग जाएगी भी तो जीरो चली जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव वाली कोई चीज नहीं होगी। तो आपका जो एमपीएस है वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो आपका एपीएस है दैट कैन बी नेगेटिव। कब? जब हम डिस सेविंग करते हैं, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जब हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं तो उस टाइम पर हम डिस सेव करते हैं, और जब हम डिस सेव करते हैं तो वो हमारा जो एपीएस है उसे नेगेटिव बना देता है, ठीक है। तो इनमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो दैट इज योर एपीएस। ऑल राइट, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Average propensity to consume is dash at point B and average propensity to save is dash at point A। ये एक डायग्राम गिवन है, एक ग्राफ गिवन है, इसमें हमारे पास में पॉइंट B है और पॉइंट A है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट B पर जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितनी है, और पॉइंट ए पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, ठीक है। अगर हम पॉइंट बी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका इनकम और कंजम्पशन क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, ठीक है। एपीसी को आप कैसे फाइंड आउट करते हो? एपीसी को आप फाइंड आउट करते हो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करके। एट पॉइंट बी दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारी इनकम 50 रुपीज की है तो हमारा कंजम्पशन भी 50 रुपीज का ही होगा। तो इन दैट केस एपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है? इक्वल है। 50 डिवाइडेड बाय 51 आएगा, या आप किसी भी नंबर को लोगे तो वो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एपीसी एट पॉइंट बी क्या होने वाला है? आपका 1 होने वाला है। दैट मीन्स इस वाले ब्लैंक में हमारे पास में 1 आएगा। और अगर हम पॉइंट ए पर एपीएस को देखें तो पॉइंट ए पर आपका जो सेविंग है उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? सेविंग इज 0, ठीक है। तो अगर सेविंग 0 है और इनकम मान लो मैं बोल दूं कि 50 ही है हमारी, तो एट दैट प्लेस जो आपका एपीएस है उसकी वैल्यू क्या होगी? सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम हम लोग करेंगे।
सेविंग्स वुड बी 0 डिवाइडेड बाय 50, या फिर आप यहाँ पर कोई और भी नंबर लोगे तो अगर 0 को आप उससे डिवाइड कर रहे हो तो आपकी एपीएस की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आने वाली है। दैट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट ए पर एपीएस आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो आपका जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है उस पर 1 एंड सेकेंड वाले पर 0 जो है ये आपका आंसर आने वाला है। अकॉर्डिंगली अब हम लोग देख लें हमारे जो ऑप्शन है किसमें 1 एंड 0 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला है आपका 0 एंड 1, हमें 1 एंड 0 चाहिए, 0 एंड 1 नहीं चाहिए। बी है आपका 1 एंड 0, सी है आपका 1 एंड 1 और डी है आपका 0 एंड 9। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज 1 एंड 0। ऑल राइट, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों की इसके हेल्प से, एक ग्राफ के हेल्प से हमने कैसे जो है इस आंसर को फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ब्रेक इवन पॉइंट इन द फॉलोइंग डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक डायग्राम गिवन है और इसमें हमें बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर या किस पॉइंट पर जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन अगर देखें पॉइंट बी, पॉइंट ए, सी है आपका बोथ ए एंड बी और डी है आपका नीदर ए नॉर बी। अब अगर मैं पॉइंट ए पर देखूं तो पॉइंट ए पर हमारी जो सेविंग है वो क्या है, 0 है। पॉइंट बी पर देखें तो उस टाइम पर भी आपकी सेविंग क्या है, 0 है और आपका कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। तो जब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये दोनों कंडीशन जो है ये प्रिवेल करती है, राइट। सो दैट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर ही जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, दैट इज पॉइंट बी और पॉइंट ए दोनों पर ही जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If C is equals to 100 plus 0.75y, then saving function will be expressed as, अगर C की वैल्यू आपके पास में ये गिवन है 100 plus 0.75y, तो फिर जो सेविंग फंक्शन है वो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। देखो बहुत ही इजी है, वी नो C is equals to C बार प्लस बी वाई होता है और S क्या होता है, S होता है आपका माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, तो माइनस सी बार मतलब कि ये जो सी बार आपके पास में 100 गिवन है उसे मैं लिख दूं माइनस 100 प्लस 1 माइनस बी दैट इज 1 माइनस 0.75 और ये आ गया आपका y। इसे हम लोग और थोड़ा सा क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें तो दैट विल बी माइनस 100 प्लस 0.25y। ये हो गया आपका क्या, सेविंग का फंक्शन। ठीक है, अब आप लोग देख लो आपके ऑप्शंस में से ये कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग वो ये जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में गिवन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट वाला देखें तो ये गिवन है 100 प्लस 0.25y, जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज माइनस 100 प्लस 0.75y, सी ऑप्शन है आपका माइनस 100 प्लस 0.25y एंड सी जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज 75 प्लस 0.25y। ये आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पर जो है आपके पास में 100 है और यहाँ पर आपके पास में माइनस 100 है, तो आप 100 लोगे या माइनस 100 लोगे, यू विल टेक माइनस 100। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी दैट इज एस इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 0.25y। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Suppose in an hypothetical economy, the income rises from 5,000 crores to 6,000 crores. As a result, the consumption expenditure rises from 4,000 to 4,600 crores. Marginal propensity to consume in such a case would be, marginal propensity to consume को हम कैसे find out करते हैं, change in C divided by change in Y करके। ठीक है, इस वजह से आप लोग आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है फाइंड आउट करते हो। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन है और उसमें बोला गया है कि आपकी जो इनकम है वो 5,000 से 6,000 करोड़ हो गई। दैट मीन्स ये आपकी इनिशियल इनकम है और ये आपकी न्यू इनकम है, y1 इसे हम बोल सकते हैं। चेंज इन इनकम को आप कैसे निकालोगे, y1 माइनस y करके, दैट इज 6,000 माइनस 5,000 करके, दैट विल गिव यू 1,000 करोड़ की जो है एडिशनल इनकम, दैट इज चेंज इन y आ गया। उसके बाद में हमें चेंज इन c चाहिए, तो ये आपका 4,000 है, ये आपका 4,600 है। ठीक है, दैट मीन्स आपका 4,000 जो है ये आपका इनिशियल कंजम्पशन हो गया। ठीक है,
दिस इज योर इनिशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज योर न्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मुझे अगर चेंज इन सी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, C1 माइनस सी करके, दैट इज 4600 माइनस 4000 करके, दैट विल गिव यू 600 करोड़। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो तो ये जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 6 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 0.6। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.6। दैट इज ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इन द इक्वेशन C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY इज डिनोटेड बाय आएगा वो, ओके, दैट वुड बी डिनोटेड बाय। तो जो आपका स्लोप है कंजम्पशन कर्व का वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो किसके थ्रू डिनोट किया जाता है, C बार, Y या B के थ्रू। ठीक है, तो जो स्लोप होता है स्टूडेंट्स हमारे कंजम्पशन कर्व का वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एमपीसी पर। ठीक है, दैट मीन्स जो B है हमारी इस इक्वेशन में उस पर डिपेंड करता है जो स्लोप है कि आपका कंजम्पशन कर्व कैसा बनने वाला है। ऑल राइट, तो स्लोप जो है वो डिनोट किया जाता है बाय B। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, जो कि आपका बता रहा है B, दैट मीन्स कि जो कि आपका शो कर रहा है एमपीसी को। ठीक है, आई गेस क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाएं। The maximum value of multiplier is dash when the value of MPC is dash। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो कितनी होगी अगर एमपीसी की वैल्यू डैश डैश हो तो। नाउ वी नो कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एमपीसी ज्यादा है तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नाउ इफ वी आर सेइंग कि हमें मैक्सिमम मल्टीप्लायर की वैल्यू देखनी है तो उसके लिए हमारे एमपीसी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एमपीसी मैक्सिमम मतलब कि एमपीसी की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, अगर एमपीसी में मैक्सिमम बोल रही हूं तो मैक्सिमम एमपीसी का मतलब क्या होता है, 1 वैल्यू है उसकी। और जब एमपीसी 1 होगा तो उस टाइम पर आपकी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू वो कितनी होगी। देखो इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी हम लोग करते हैं तो हमें मल्टीप्लायर मिलता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0। अब अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूंगी तो यू विल गेट द आंसर इनफाइनाइट। ठीक है, आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो आपका फर्स्ट वाले ब्लैंक में आपका इन्फिनिटी जो है ये करेक्ट जो है आपका ब्लैंक फिल करेगा, और जो सेकेंड वाला ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शंस देखिए, ए है आपका इन्फिनिटी एंड 0, बी है आपका इन्फिनिटी एंड 1, सी है आपका 1 एंड इन्फिनिटी, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो हमें क्या चाहिए, इन्फिनिटी एंड 1 वाला ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है इन्फिनिटी एंड 1, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.6 the investment multiplier will be। अगर MPC की वैल्यू 0.6 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, we know K is equals to 1 divided by 1 minus MPC होता है, that is 1 divided by 1 minus 0.6, that would be equal to 1 divided by 0.4। अब 1 divided by 0.4 अगर आप करोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2.5। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज 2.5। तो जब एमपीसी की वैल्यू 0.6 है तो उस टाइम पर मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2.5 आ जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश refers to a situation when AD is equal to AS beyond the full employment level। बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब एडी और एएस इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। अब देखो एडी और एएस इक्वल है, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन कहाँ पर इक्वल है स्टूडेंट्स, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद में ये इक्वल बन रहे हैं, तो उसका मतलब कि दिस इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बी इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सी है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा,
ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट, बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर AD और AS इक्वल है, सो दैट इज योर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हेन इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। अगर इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पूरी उनकी जो एडिशनल इनकम है वो क्या करेंगे, सेव करेंगे, दैट मीन्स कि MPC की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऑलराइट, अगर पूरी जो एडिशनल इनकम है अगर वो सेव की जा रही है तो इन दैट केस आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 1 बनेगा, और जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 है तो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बहुत सिंपल है, वी नो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है, MPS इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 1, या फिर अगर आप इसे MPC के थ्रू अगर इसे फाइंड आउट करना चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, that will also give you 1 divided by 1, that will give you 1, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो K है दैट इज जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन A, दैट इज 1। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, MPC is equals to 0.75 and as a result of multiplier effect national income increased by 300 crores by an additional investment of, ठीक है। आपके पास में गिवन है कि MPC की वैल्यू है 0.75 और जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है उसके हिसाब से नेशनल इनकम जो है वो 300 करोड़ से इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स आप लोगों के पास में चेंज इन Y गिवन है स्टूडेंट्स 300 करोड़ का, ठीक है। आपके पास में MPC गिवन है कितने का, 0.75 का, और आपको बोला गया है कि जो 300 करोड़ इंक्रीज हो रहा है ये कितने एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि चेंज इन आय कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप कैसे बताओगे स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, वी नो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC होता है, ऑल राइट, दैट मीन्स 1 माइनस 0.75 दैट विल गिव यू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। K की वैल्यू 4 आ गई है। ऑल्सो वी नो K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। सो हेयर 4 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 4 को कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड पर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जब हम 300 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में 75 का, दैट इज 75 करोड़ आ जाएगा, बिकॉज 300 करोड़ है तो दैट विल गिव यू 75 करोड़, ठीक है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर 75 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है तो इन दैट केस हमारी जो इनकम है वो 300 करोड़ से क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना था। ये हमारा यहाँ पर आ गया है क्या, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज 75 करोड़ का। ऑप्शन देखो कहां पर 75 करोड़ है और उसे क्या कर दो आप, करेक्ट मार्क कर दो। तो ऑप्शन आपके पास में 400 करोड़, 225 करोड़, 1200 करोड़ एंड 75 करोड़। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज 75 करोड़, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट वाले पर आ जाए अब इसी के साथ में, इफ सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज s इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.4y देन MPC इज, देखो क्या बोला गया, सेविंग फंक्शन गिवन है आपके पास में -40 प्लस 0.4y, ये 0.4 किस चीज को डिफाइन कर रहा है, दिस इज MPS, ठीक है। दैट मीन्स MPS की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.4 है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, MPC फाइंड आउट करना है। वी नो MPC इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस MPS होता है, ठीक है। तो 1 माइनस MPS दैट इज 1 माइनस 0.4, दिस विल गिव यू 0.6, ठीक है। तो आपकी जो MPC की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास में 0.6 की, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 0.6।
अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट देन अगर प्लान्ड सेविंग किससे कम हो जाए, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से कम हो जाए तो क्या होगा, national income is likely to fall, there will be no change in national income is likely to rise and none of these. अब देखो स्टूडेंट्स, we know कि जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा क्या होता है, उतनी ही ज्यादा जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, राइट. दैट मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू मोर इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. अब अगर सेविंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हमने जो प्लान किया था उससे जो सेविंग है वो कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है, तो इन दैट केस जब ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आएगा तो वो ज्यादा आपकी इनकम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ऑलराइट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम. सो अल्टीमेटली अगर ये वाली कंडीशन होती है तो जो नेशनल इनकम है दैट इज लाइकली टू राइज. तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. इफ रेशियो बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस इज 4:1 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज. अब देखो क्या गिवन है आपके पास में, आपको बोला गया है कि एमपीसी इज टू एमपीएस इज इक्वल्स टू 4:1. ठीक है, ये चीज गिवन है आपके पास में. अब आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एमपीसी इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, 4 MPS आ गया. ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया. नाउ वी नो कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है. तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 वी नो. अब देखो एमपीसी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 MPS है, इस चीज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो. ये हो जाएगा आपके पास में 4 MPS प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1. तो ये 4 MPS प्लस MPS विल गिव यू 5 MPS. सो 5 MPS इज इक्वल्स टू 1 आ गया. इस MPS को यहीं पर ही रख लो. 1 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल गिव यू 0.2. MPS की वैल्यू 0.2 आ गई, तो MPC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 आ जाएगा. अब आपको चाहिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको चाहिए है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, आपके पास में MPC की भी वैल्यू है, MPS की भी वैल्यू है. अब आप लोग जो है इससे मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर लो. MPS हमारे पास में कितना आया, 0.2 आया. इसी से मल्टीप्लायर अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.2. ठीक है, यहां से हम लोग डेसिमल को हटा देते हैं और ऊपर जो है हम एक 0 ऐड कर दें, दैट विल गिव यू 5. तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 आ गई. क्या ऑप्शन में 5 हमारे पास में गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है. ऑप्शन सी हम लोग देख सकते हैं, दैट इज 5. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया और ऑप्शन सी, दैट इज 5. जो मल्टीप्लायर की वैल्यू वो कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास में 5. ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट पर आ जाए. If MPS is equals to 0.20 and investment is increased by 400 crores, then total increase in income will be. अगर MPS आप लोगों के पास में given है 0.20 का और इन्वेस्टमेंट जो है वो 400 करोड़ से इंक्रीज आपको दिया है, तो ऐसे केस में टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना होगा. अब देखो MPS गिवन है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, K को फाइंड आउट कर लो. 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है ये. सो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.2. कितनी वैल्यू होगी, दैट वुड बी 5. ठीक है, K की वैल्यू 5 हो गई. इसके अलावा हमें पता है कि K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम. तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास में, 400 है, तो ये यहाँ पर आ गया. अब 400 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 5s आर व्हाट 20 और ये 2 zeros हमने आगे लगा दिए, इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम. तो आपकी जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 2000 करोड़ से इंक्रीज हो रही है. ठीक है, क्या आपके पास में ऑप्शन है 2000 करोड़ का, बिल्कुल है. तो वही क्या बनेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन भी बन जाएगा. दैट इज ऑप्शन जो बी है आपका 2000 करोड़, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा. कैसे सब कुछ फाइंड आउट किया है, आई गेस क्लियर है. बहुत ही इजी था कि कैसे जो है आप आपका इंक्रीज इन टोटल इनकम निकाल सकते हो. ठीक है,
इसी के साथ में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डैश इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स एंड स्पीचेस टू बैंक। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास में मोरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है जो कि एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू डिस्कशन, लेटर्स एंड स्पीचेस टू बैंक। ठीक है, मतलब कि एकदम जो है यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि आपको ऐसा करना ही है, बल्कि ऐसा जो है बैंक को बोला जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि आपको ऐसा करना है। तो ये कौन से पर्टिकुलर जो है आपके क्रेडिट कंट्रोल मेथड का पार्ट है, दैट इज मोरल सुएजन। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज मोरल सुएजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। What will be the level of X and aggregate demand when autonomous investment and consumption expenditure is 100 crores and MPS is 0.4 and level of income is 4000 crores। ठीक है, क्या बोला गया है कि आपका जो लेवल ऑफ एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड है वो कितना होगा जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 100 करोड़ का गिवन है, एमपीएस गिवन है 0.4 का, और लेवल ऑफ इनकम है आपके पास में 4000 करोड़ का। ये इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको एडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं और बता देते हैं कि इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। नाउ वी नो स्टूडेंट्स कि एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, ये जो C है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, C बार प्लस बी वाई करके, और इन्वेस्टमेंट को तो आप एज इट इज ले लोगे। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास में गिवन है कितना, 100 करोड़ का, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वर्ड पहले ही यूज कर दिया, ये मत लेना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका पूरा ये वाला दे दिया है, ऐसा नहीं है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है आपके पास में 100 करोड़ की। ठीक है, तो ये जो सी बार है हमारा, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस सी बार की जगह पर हम लेंगे 100 करोड़। बी वाई दैट मींस एमपीसी लेना है, एमपीएस की वैल्यू है कितनी, 0.4, तो 1 माइनस 0.4 विल गिव यू 0.6, तो ये आ गया आपका बी की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4000 करोड़ प्लस ये 100 जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, अब इसे हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एडी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ये 100 को एज इट इज ले लिया हमने, 6 इंटू 4 कितना होता है, दैट विल गिव यू 24, पीछे से एक जीरो को कैंसिल कर दें क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल है, तो ये 2 जीरोज लगा दिए, प्लस 100, तो 2400 प्लस 100 प्लस 100 विल गिव यू 2600। ठीक है, तो आपकी जो एडी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2600। इसे हम 2600 लेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 100 करोड़ का आएगा और कंजम्पशन भी आएगा। ठीक है, वो 25 की जगह पर 26 कर लेना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपकी 2600 आने वाली है, 24 प्लस 100 एंड प्लस 100। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है अच्छे से कि कैसे जो है हम लोगों ने अपना जो एग्रीगेट डिमांड है इसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर चलें आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डेफिशिएंट डिमांड इंडिकेट्स, जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या इंडिकेट करती है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड विल इंडिकेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि डिमांड तभी कम होगी जब लोगों के पास में पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं है इसका मतलब कि लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, इसीलिए जो है डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन जो है वो अराइज हुई है। तो डेफिशिएंट डिमांड इंडिकेट्स अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज है ये किसका पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का या फिस्कल पॉलिसी का। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के साइड से अगर कोई चेंजेस हैं तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी, और अगर आरबीआई के साइड से कोई चेंजेस हो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज है तो ये किसका पार्ट होगा, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन बी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ डैश टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा, दैट वुड बी सेंट्रल बैंक। राइट, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई की पॉलिसी है, दैट मीन्स कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रल बैंक।
ऑल राइट, आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। साथ ही जो सारे क्वेश्चंस थे ऑफ आर दिस यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियोज हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग एक्सेस कर सकते हो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स। लेकिन उसके अपार्ट आप लोगों के पास में एक और ऑप्शन है, ये सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट ऑल्सो। आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी www.magnetbrains.com, एंड फिर उसके बाद में आपको जो है सिस्टमैटिक मैनर में सारी चीज़ें जो बहुत ही अच्छे से डिवाइडेड मिल जाएंगी। तो आपको जो है कोई भी पर्टिकुलर वीडियो को फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ अगर आप लोग वेबसाइट से वीडियोज़ को एक्सेस करते हैं तो। इसके अपार्ट स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स अब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। अगर आप लोग इन बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक आपको मिलेगी, वहां से जाकर आप एक फॉर्म फिल कर दीजिए, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू वेरी सून। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।